नैना सारा काम खत्म करके अपने कमरे में सोने ही जा रही थी कि सासू माँ कमला जी की आवाज आई। अरे बहू, जरा इधर आना तो। नैना काफी थक चुकी थी, उसे नींद भी बहुत आ रही थी। आखिर रात के 11 बज चुके थे। वो सुबह 5 बजे की उठी हुई थी। उसके बाद तो उसे बिल्कुल आराम ही नहीं मिला था। बस उसे तो ऐसा लग रहा था कि अब जाकर सीधे अपने कमरे में सो जाए। लेकिन कमला जी ने बुलाया था तो उनके कमरे में तो जाना ही था, नहीं तो छोटी छोटी बातों को पकड़ने वाली कमला जी बखेड़ा खड़ा कर देती और फिर खुद चैन से सो जाती, पर नैना की तो नींद खराब हो जाती। नैना जब उनके कमरे में गई तो देखा पति नवीन, देवर रमेश भी वहीं बैठे हुए थे। उन दोनों को वहां देखकर एक पल के लिए तो दरवाजे पे ही उसके पैर ठिठक गए। तीनों माँ बेटे एक साथ बैठे हुए हैं, जरूर कोई ना कोई बात हुई है। शायद तीनों उससे पूछताछ करने के लिए यहाँ बैठे हैं। जब भी तीनों कमला जी के कमरे में एक साथ बैठे होते हैं और उसी समय नैना को कमरे में बुलाया जाता है, इससे जाहिर हो जाता है कि नैना ने कोई ऐसा काम कर दिया है जो उन लोगों की मर्जी के खिलाफ था और अब उससे पूछताछ की जाएगी। पिछले 5 महीने में नैना इस बात को अच्छे से जान चुकी थी, क्योंकि उसके सामने कभी कोई बात ही नहीं की जाती थी। रिश्तेदारी में क्या चल रहा है, घर में क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, नैना को इस बारे में पता नहीं होता था। उसे सिर्फ पता होता था कि उसे क्या काम करना है या स्कूल से आते समय बाजार से क्या सामान लाना है। अभी 5 महीने पहले ही उसका पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा होते ही उसके पापा ने उसकी शादी नवीन से कर दी थी। अपनी शादी के कुछ दिनों बाद ही नैना ने एक स्कूल में 15,000 रुपए में नौकरी ज्वाइन कर ली थी। उसके ससुराल में किसी को उसके नौकरी करने से कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन हाँ, उसका अपनी मर्जी से खर्च करने पर काफी ऐतराज होता था। उनके अनुसार पैसे टकों का रख रखाव करना नैना को नहीं आता था। जब उसे पहली सैलरी मिली थी तो उसमें से कुछ पैसों की उसने मिठाई खरीदी थी और साथ ही कमला जी के लिए एक साड़ी खरीद कर लाई थी। जब उसने खुशी खुशी साड़ी लाकर कमला जी को दिखाई तब कमला जी ने कुछ नहीं कहा। रात को खाने के साथ सबको उसने मिठाई भी परोसी और सबने खा भी ली। लेकिन रात को वो अपना काम निपटाकर अपने कमरे में जा रही थी। तब कमला जी के कमरे में उसे बुलाया गया था। तब भी नवीन और रमेश उनके साथ उनके कमरे में ही थे। कमला जी मुंह फुलाए पलंग पर बैठी हुई थी, जबकि दोनों बेटे उनके पास ही खड़े हुए थे। उसके कमरे में आते ही नवीन ने बोलना शुरू किया, नैना, मम्मी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि तुमने उनसे पूछे बगैर अपनी सैलरी खर्च कर दी। कम से कम एक बार पूछना तो चाहिए था। ये सुनकर नैना ने हैरानी से कमला जी की तरफ देखा और फिर कहा, पर मैं तो अपने लिए कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ। पहली सैलरी मिली थी तो सोचा कि घर में सबके लिए मिठाई ले चलती हूँ और फिर मम्मी जी के लिए साड़ी खरीद कर लाई थी और मैंने सारी सैलरी खर्च नहीं की है, कुछ पैसे ही तो खर्च किए हैं, बाकी की सैलरी तो मेरे पास ही है। लेकिन भाभी, आप इस घर की बहू हो, इतनी बड़ी नहीं हो ओहदे में कि बिना पूछे ही सारे काम कर लो। हम भी अपनी मम्मी से पूछे बगैर कुछ नहीं करते। देवर रमेश बीच में ही बोला। एक बार तो नैना का मन किया कि बोल दे, देवर हो देवर ही बनकर रहो। जब मेरा पति मुझसे सवाल जवाब कर रहा है तो आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन उसने सोचा कि बेवजह बखेड़ा हो जाएगा। नैना नवीन से कुछ कहने की हुई थी तो कमला जी बीच में बोल पड़ी, देखो बहू, तुम्हारा ये कदम बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। तुम इस घर की बहू हो, कम से कम हमें पता तो होना चाहिए ना कि तुम पैसे कहाँ खर्च कर रही हो। और फिर क्या कमी है हमारे घर में जो पैसों को फालतू खर्च कर रही हो। ये पहली बार था इसलिए हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। उनकी बात सुनकर नैना चुप हो गई। बाद में नवीन जब कमरे में आया तो नैना ने उसे समझाना चाहा, लेकिन नवीन तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। उसने डांटकर उसे ही चुप करवा दिया। लेकिन हाँ, उसके बाद नवीन ने उसका बैंक अकाउंट खुलवा दिया जो उसके स्कूल के रास्ते में ही पड़ता था। जैसे ही सैलरी नगद में उसके हाथ आती, उसी दिन आते समय नैना को बैंक में जमा करानी पड़ती और इसका नोटिफिकेशन भी नवीन के फोन पर ही आता। पर ये जरूर होता था
कि स्कूल से आने से पहले कमला जी नैना को फोन कर देती थी और फिर सामान मंगवा लेती थी। ये अलग बात थी कि वो खर्चा नैना ही करती थी। उससे उन्हें और नवीन और रमेश को ऐतराज नहीं था। खैर, नैना कमरे में पहुंची तो उसके अंदर आते ही हमेशा की तरह नवीन ने ही बोलना शुरू किया। नैना, मैंने सुना है कि तुमने बैंक में आज अपनी एक आरडी करवाई है। ये सुनकर नैना पहले तो हैरान रह गई कि आखिर नवीन को कैसे पता चला। फिर उसे याद आया कि नवीन के मोबाइल पर ही तो नोटिफिकेशन आया होगा। अभी वो सोच ही रही थी कि नवीन ने कहा, नैना, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तुमने बैंक में आज एक आरडी करवाई है? मेरा दोस्त वहीं काम करता है। वो बता रहा था कि तुम आज बैंक गई थी एक नई आरडी खुलवाने के लिए और हर महीने की 5,000 रुपए की आरडी करवा कर भी आ गई। ये सुनकर नैना ने कहा, हाँ, मैंने आज ही एक आरडी करवाई है। ये सुनकर नवीन नाराज होता हुआ बोला, तुमसे मना कर रखा है ना कि अपनी मर्जी से पैसे मत खर्च किया करो। अरे तुम्हें कुछ पता तो है नहीं, बस अपनी मर्जी से आरडी करवा कर आ गई। एक बार पूछना भी मुनासिब नहीं समझा? नवीन, मैंने ये सोच कर आरडी करवाई है क्योंकि ये भी सेविंग ही तो है और मुझे इसके बारे में सब पता है। अच्छा, तुम्हारे पैसे सेविंग में ही थे। आपसे हम कौन सा खर्चा करवाते हैं जो तुम बिना पूछे आरडी करवा कर आ गई? एक तो वैसे ही तुम अपनी सैलरी अकाउंट में लेने की जगह नकद लेती हो और ऊपर से बिना पूछे ये सब कर देती हो। पर नैना ने उसे जवाब देने की जगह नवीन से कहा, आरडी भी तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है। एक निश्चित अंतराल के बाद आपको पैसा इकट्ठा मिल जाता है, इसमें गलत क्या है? ऊपर से आपको ब्याज भी मिलेगा। मुझे तो इसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही है, उल्टा बचत ही हो रही है। हाँ, तुमसे कौन सा खर्चा करवा रहे हैं हम जो बचत नहीं होती है? बचत के नाम पर तुम कुछ भी कर रही हो। अरे, हमारी तो हिम्मत भी नहीं होती थी कि अपनी मर्जी से एक पैसा तो खर्च कर दे। अरे, औरतों की आदत होती है पति से छुपाकर पैसा रखने की, लेकिन हमारी तो वो भी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन यहाँ इन्हें देखो, ये सब औरतों की बस की बात नहीं होती है। अब की बार कमला जी बोली। इससे पहले नैना कुछ कहती नवीन बोल पड़ा, आइंदा हमसे पूछे बिना इन्वेस्टमेंट मत करना। तुम्हें कुछ पता तो है नहीं, बस बेवजह पैसे लगाकर आ जाती हो और साथ ही साथ अपने बैंक के सारे डॉक्यूमेंट हमें दे दो। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कोई एटीएम पासबुक अपने पास रखने की। आखिर कितनी बार विश्वास करे तुम पर? और हो सके तो अपनी सैलरी सीधे अकाउंट में लेना शुरू करो। ये सुनकर नैना हक्की बक्की सी खड़ी रह गई, पर नवीन फिर बोला, अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जाओ अभी लाकर दो मुझे तुम्हारा एटीएम और पासबुक। ये तो अच्छा है कि मेरे मोबाइल से सब कुछ कनेक्ट है और नोटिफिकेशन आ जाते हैं, नहीं तो तुम तो घर बर्बाद करके आ जाओ। मैं कोई पासबुक या एटीएम कार्ड तुम्हें नहीं दे रही हूँ नवीन। मैं कमाना जानती हूँ तो अपने पैसों का इस्तेमाल करना भी जानती हूँ। मुझे पता है बचत करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। पढ़ी लिखी हूँ, इतनी तो समझ है मुझ में। नैना के मना करने पर तीनों ज्यादा गुस्सा हो गए। तब कमला जी बोली, बहू, तुझे समझाया है ना कि ये सब औरतों के बस की बात नहीं है। इतनी सी बात तेरे दिमाग में घुस नहीं रही है जो बेवजह बहस किए जा रही है। माफ करना मम्मी जी, आप लोग ही कहते हो ना कि आपके बेटे आपसे पूछे बगैर 1 रुपया भी खर्च नहीं करते। आप भी तो एक औरत ही हो, फिर आप कैसे ये कह रही हो कि ये औरतों की बस की बात नहीं? वो रमेश की तरफ मुड़कर बोली, और देवर जी, आपको कंट्रोल में रखना है तो कल को आपकी पत्नी आएगी, उसे रखिएगा। मुझसे इतने सवाल जवाब करने का आपको हक नहीं है। और फिर नवीन से बोली, मैं कोई एटीएम कार्ड या पासबुक नहीं दे रही हूँ, बस कह दिया मैंने। कहकर नैना अपने कमरे में चली गई। पीछे तीनों एक दूसरे के शक्ल देखते रह गए। दूसरे दिन नैना ने अपना मोबाइल का नंबर अपने अकाउंट से कनेक्ट करवा दिया तो नोटिफिकेशन अब उसके मोबाइल पर ही आने लगी। इससे नवीन और भी नाराज हो गया, लेकिन नैना ने किसी को मनाने की कोशिश नहीं की। हालांकि धीरे धीरे सब सामान्य हो गया, लेकिन इस मामले में यदा कदा नैना को ताने सुनने को मिल जाते थे, पर अब नैना ने इग्नोर करना सीख लिया था। जैसे ही इस बारे में बात होती तो नैना उठकर अपने कमरे में चली जाती थी। पीछे से सब बड़बड़ाकर रह जाते थे। एक दिन घर में सभी सदस्य
बैठकर खाना खा रहे थे। बहू नैना सबको गर्मा गर्म रोटियां सेककर परोसती जा रही थी। तभी देवर रमेश घर में आया। उसके घर में आते ही सास कमला जी ने नैना को उसके लिए खाना परोसने के लिए कहा। सुनकर नैना थाली लगाकर ले आई, लेकिन तभी थाली में लौकी की सब्जी देखकर रमेश भड़क गया। ये क्या सब्जी बनाई है? मैं ये सब्जी नहीं खाता हूँ। सुनकर कमला जी बोली, अरे बेटा, बहू ने खाना बना दिया है। उसे नहीं पता था कि तुम ये सब्जी नहीं खाते हो। आखिर वो इस घर में नई है, इसलिए आज तो यही खा लो। मम्मी, आपकी बहू नहीं है तो मैं क्यों खाऊं ये सब्जी? उसे खिलाना है तो अपने मायके वालों को जाकर खिलाए। रमेश बदतमीजी से बोला, देवर जी, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? मेरे मायके को बीच में क्यों घसीट रहे हो? नैना के इतना कहते ही रमेश ने उसके गाल पर थप्पड़ दे मारा। आप इस घर की बहू हो, बहू बनकर ही रहो, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। रमेश के ऐसा करने से घर के सारे लोग सकते में आ गए, जबकि नैना अपने गाल पर हाथ लगाए खड़ी देखती ही रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरे क्या कर रहा है? ऐसे कोई भाभी पर हाथ उठाता है क्या? ससुर जी ने कहा। नवीन, तू बहू को अंदर लेकर जा, कमला जी ने कहा। उनके कहने पर नवीन नैना का हाथ पकड़कर उसको कमरे में ले आया। नैना, तुम बात को दिल पर मत लेना। जरूर रमेश बाहर किसी न किसी से लड़कर आया है, इसलिए उसे गुस्सा आ गया। नवीन ने कहा, बस बहुत हो गया। मैंने ये शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी। तुम्हारे भाई की हिम्मत कैसे हो गई मुझ पर हाथ उठाने की? नैना गुस्से में बोली। नैना, बात को समझो। अरे रमेश छोटा है अभी, उसे सही और गलत की पहचान नहीं है। पर तुम तो बड़ी हो, क्यों छोटी सी बात को तुल दे रही हो? नवीन नैना को समझाते हुए बोला, ये छोटी सी बात है तुम्हारे लिए? तुम्हारा छोटा भाई मुझ पर हाथ उठा रहा है और तुम उसका सपोर्ट कर रहे हो। और कितना छोटा है वो? 26 साल का है वो। उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हो तुम लोग, नैना ने कहा और अपना सामान पैक करने लगी। ये देखकर नवीन ने कहा, अब ये क्या नया तमाशा लगा रही हो तुम? सामान पैक करके कहाँ जा रही हो? मैं अपने मायके जा रही हूँ, क्योंकि तुम लोग तो उसे डांटना तो दूर की बात है, समझा भी नहीं रहे हो। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम लोगों की सहमति है उस थप्पड़ में। नैना ने कहा, घर की बात बाहर जाएगी, अच्छा लगता है क्या? नहीं, घर की बात बाहर जाए ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन घर में ये सब तमाशा हो ये भी तो अच्छा नहीं लगता। आखिर नैना ने अपना सामान पैक किया और सामान लेकर बाहर आ गई। देवर रमेश अभी भी गुस्से में उसे घूर रहा था। उसे अपनी गलती का कोई पछतावा भी नहीं था। पर सास कमला भी उसे सामान के साथ देखकर बोली, बहू, ये क्या कर रही हो? तुझे पता है ना उसका गुस्सा कितना तेज है, इसमें तो अक्ल नहीं है। पर तुम तो अक्ल रखो। मम्मी, यही तो समझा रही हूँ इसे, पर ये समझने का नाम ही नहीं ले रही है। भला घर की बात बाहर जाएगी अच्छा लगता है क्या? नवीन कमरे से बाहर आते हुए बोला, बहू, इसे छोटा समझकर माफ कर दे। तू भी क्या बात को पकड़कर बैठी हुई है? कमला जी ने कहा। इससे पहले नैना कुछ कहती, उसके ससुर जी हाथ जोड़कर बोले, बहू, भगवान के लिए इस बार मेरी बात मान लो। अगर ये दोबारा ऐसी कोई हरकत करता है तो फिर तुम अपना निर्णय लेने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो। सुनकर नैना सोच में पड़ गई। आखिर ससुर जी हाथ जोड़कर कह रहे थे। ये देखकर नवीन ने कहा, अब कम से कम पापा का मान तो रख लो। दोबारा ऐसा कुछ हो तो फिर देख लेना। आखिर सबके सामने इतना कहने पर पता नहीं क्या सोचकर नैना अपने आप ही घर पर रुक गई। पर उस दिन के बाद उसने देवर रमेश से बात करना छोड़ दिया। नैना की शादी 2 महीने पहले ही नवीन के साथ हुई थी। घर में सास कमला जी, ससुर किशोर जी, पति नवीन और देवर रमेश ही थे। छोटा सा परिवार था, पर देवर रमेश बहुत ही गुस्सैल मिजाज का था। ये बात तो नवीन ने भी कही थी कि रमेश का अपने गुस्से पर काबू नहीं है। गुस्से में वो किसी को कुछ भी कहना शुरू कर देता है, लेकिन वो नैना पर हाथ उठा देगा इसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। पर घर वाले उसकी हरकत पर ऐसी लीपापोती करेंगे इसकी नैना को भी उम्मीद नहीं थी। बाहर किसी से भी लड़कर आया हो, लेकिन घर में आकर इस तरह का गुस्सा निकालना कहाँ तक सही है। खैर, अब नैना रमेश से दूर रहना ही पसंद करती थी।
रमेश को खाना परोसने तक का काम भी खुद कमला जी ही करती थी। इस घटना को ज्यादा से ज्यादा 20 दिन ही बीते होंगे कि रमेश का बाहर किसी से पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हो गया। घर आया तो आते ही बाहर नवीन की कार खड़ी देखी। बस उसने घर में आते ही नवीन से झगड़ा करना शुरू कर दिया कि तूने कार गलत खड़ी की है, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहा है, बाहर दूसरों से लड़कर आ जाता है और यहाँ घर की शांति भंग करता है। नवीन ने भी गुस्से में कह दिया। ये सुनकर रमेश ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया। ये देखकर कमला जी और नैना ने आकर नवीन को रमेश से छुड़वाया। तब नैना ने कहा, अब भी छोटा बच्चा समझकर माफ करना है या कुछ निर्णय भी लेना है तुम्हें रहना है तो रहो, इस घर में मैं नहीं रहूंगी, हमारा कोई मान सम्मान नहीं है क्या? छोटा भाई अपने भाभी तक पर हाथ उठा देता है, आखिर कब तक बर्दाश्त करे? अरे बहू, क्यों मेरे बेटे को भड़का रही हो? गुस्से में कॉलर ही तो पकड़ा है, कोई हाथ नहीं उठाया है उसने उस पर, जो भाई को भाई के खिलाफ कर रही हो। कमला जी ने कहा, मम्मी अब और क्या बाकी था? नवीन ने कहा। आखिर आज नैना की बात का नवीन ने भी कोई जवाब नहीं दिया और नैना के साथ वो उसी समय अलग हो गया। उस दिन तो वो नैना के साथ अपने दोस्त के घर रुका और फिर दूसरे दिन किराए का कमरा देखकर वहाँ शिफ्ट हो गया। इधर जब किशोर जी घर पर आए और उन्हें सब कुछ पता चला तो उन्होंने रमेश को बहुत डांटा और कमला जी से साफ साफ कह दिया, इसे भी इसका काम खुद ही करने दो, ज्यादा बेटा बेटा करके सिर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब आटे दाल का भाव पता चलेगा तो अपने आप अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख जाएगा। जब सब कुछ तैयार हाथ में मिलता है ना, तब इंसान नखरेबाजी करता है, जब खुद करना पड़ेगा ना तब पता चलेगा। उसके बाद किशोर जी नवीन और नैना के पास गए और उनसे कहा, बेटा मैं तुम्हें लेने नहीं आया हूँ, तुम कुछ दिन किराए के कमरे में ही रहो, करने दो उन दोनों माँ बेटे को अपने आप सब कुछ, जब अक्ल ठिकाने आ जाएगी तो खुद तुम्हें लेने आ जाएंगी। आखिर 2-3 महीने होते होते रमेश को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था। अब वो भी नवीन और नैना के घर पर आने जाने लगा था। उसने अपने किए की माफी भी मांगी। जब घर वापस जाने की बात आई तब नवीन और नैना ने निर्णय लिया कि वो उस घर में जरूर जाएंगी, लेकिन रसोई अलग ही होगी, आखिर अपना सम्मान बनाए रखना भी जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।